वेलकम मित्रों। इस वीडियो में हम लोग रिफाइनरी गैस प्लांट में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण स्टैटिक इक्विपमेंट रिएक्टर का मेंटेनेंस शटडाउन में कैसे किया जाता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, इस वीडियो के बनने के ठीक 3 दिन पहले हम लोगों के 12 आदमी की एक टीम ने एक रिएक्टर के शटडाउन मेंटेनेंस समाप्त किया है। इसलिए मैं सोचा अभी ताज़ा जानकारी है, आप सबके साथ शेयर कर दूं। कॉपीराइट स्ट्राइक के कारण मैं उस रिएक्टर का लोकेशन नहीं बता सकता हूं, परंतु मित्रों इतना तो बता सकता हूं कि यह रिएक्टर अबू धाबी में है। मित्रों, रिएक्टर से रिलेटेड क्लाइंट के द्वारा कुछ इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे रिएक्टर क्या है, व्हाट इज ए रिएक्टर इन रिफाइनरी प्लांट्स, क्या आप रिएक्टर में काम किए हैं, हैव यू वर्कड इन रिएक्टर शटडाउन मेंटेनेंस, यदि आप सुपरवाइजर हैं तो रिएक्टर का मेंटेनेंस कैसे करेंगे। जनरल फिटर की हैसियत से एक रिएक्टर के मेंटेनेंस करने के लिए जनरल फिटर या मैकेनिकल टेक्नीशियन का क्या क्या काम होता है, इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ए रिएक्टर। रिएक्टर क्या होता है। रिएक्टर एक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वेसल होता है। इसके अंदर एक निश्चित टेम्परेचर और प्रेशर पर 2 या 2 से अधिक कंपाउंड आपस में रिएक्शन कर नया प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उदाहरण के तौर पे मित्रों, किसी रिफाइनरी प्लांट में एक बहुत ही जहरीली गैस H2S निकलती है। इस H2S में से एस अर्थात सल्फर को निकालने के लिए रिएक्टर के अंदर 210 डिग्री टेम्परेचर पर H2S तथा SO2 का रिएक्शन कैटलिस्ट के मौजूदगी में होता है। तो किसी रिएक्टर के अंदर इसका रिएक्शन इस प्रकार है मित्रों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस प्रकार हम सब रिएक्टर का अर्थ क्लाइंट को बता सकते हैं। तो चलो मित्रों, उस रिएक्टर का शटडाउन मेंटेनेंस की चर्चा करते हैं, जिसका मेंटेनेंस अभी 3 दिन पहले अबू धाबी में हम लोगों ने किया है। हम जानते हैं कि शटडाउन में किसी भी एक्टिविटी को करने के पहले प्रिपरेशन करना पड़ता है। सबसे पहले वर्क परमिट निकाला जाता है। वर्क परमिट के हिसाब से टूल्स का अरेंजमेंट किया जाता है, जैसे ब्लाइंडिंग के लिए स्पिनर्स का व्यवस्था, नए गैस्केट का व्यवस्था, पेंट रिमूवर, WD-40 या UP-40, वायर ब्रश, मॉलीकोट, इमरी पेपर, हेक्सा ब्लेड का एक छोटा टुकड़ा, मैनवे खोलने के लिए 50 नंबर का स्पिनर, वायर मेश तथा फ्लो प्लेट को खोलने के लिए 19 नंबर का कॉम्बिनेशन स्पिनर के साथ स्ट्राइकिंग स्पिनर या जिसको हैमरिंग भी बोलते हैं, एक मीडियम साइज का हैमर चाहिए, स्पेड्स, वायर कटर, प्लायर्स, रोप विथ पुल्ली, डिस्पोजल कवराल, स्क्रू ड्राइवर, थर्मोकपल्स को खोलने के लिए 27 नंबर का स्पिनर विथ ए स्ट्राइकिंग स्पिनर, एक बोल्ट ट्रे, फिंगर सेवर, सीज रोप को खोलने के लिए 32 नंबर का स्पॉट, इसके साथ बैरिकेशन टिप्स, साइनेज, टॉक्सिक क्लिप, मल्टी गैस मॉनिटर या डायलॉक, फायर एक्सटिंग्विशर, सिलेंडर, फायर वाचर तथा रिलेटेड PP,
इन सब टूल्स को रखने के लिए एक टूल्स बॉक्स चाहिए तथा टूल्स को ऊपर चढ़ाने के लिए एक टूल बैग का भी अरेंजमेंट कर लेना चाहिए। वेंटिलेशन के लिए वेंचुरी या इजेक्टर और एग्जॉस्ट फैन की व्यवस्था करनी चाहिए। लाइटिंग के लिए 24 वोल्ट फ्लेम प्रूफ लाइट की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार मित्रों एक रिएक्टर का मेंटेनेंस करने के लिए हम लोगों ने इतने टूल्स का अरेंजमेंट किया था या जरूरत पड़ा था। वर्क परमिट मिलते ही सबसे पहले रिएक्टर के जितने इनलेट और आउटलेट है इन सब को ब्लाइंड कर दिया जाता है, अर्थात बंद कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ब्लाइंडिंग या स्प्रेडिंग या फिर आइसोलेशन भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बाहर का कोई पदार्थ अंदर आकर अंदर काम कर रहे आदमी को नुकसान न पहुंचाए। कभी कभी ब्लाइंडिंग का काम ऊंचाई पर करना पड़ता है मित्रों, जहां एस्केप फोल्डिंग की जरूरत पड़ती है, जिसको एस्केप फोल्डिंग टीम बनाकर देती है। फिटर को या अन्य व्यक्ति को चाहिए कि एस्केप फोल्डिंग पर चढ़ने के पहले एस्केप फोल्डिंग का टैग को निश्चित रूप से देखें। यदि एस्केप फोल्डिंग में ग्रीन टैग लगा है तभी उस पर चढ़े, अन्यथा नहीं। साथ ही एस्केप फोल्डिंग पर जाने के लिए मित्रों सेफ्टी हार्नेस पहनना जरूरी है और इसको 100% टाई अप भी कर दें। किसी लाइन को ब्लाइंडिंग या डी ब्लाइंडिंग करने के लिए SCBA सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपैरेचस की भी जरूरत पड़ती है, जहां पर गैस होने की संभावना होती है। इस प्रकार के एक्टिविटी के लिए फिर SCBA पहनकर ब्लाइंडिंग या डी ब्लाइंडिंग किया जाता है। याद रखें मित्रों, SCBA उसी को पहनना चाहिए जिसके दाढ़ी न हो, क्योंकि दाढ़ी वाले के फेस पर फेस शील्ड ठीक से बैठता नहीं है। मित्रों, जिस जगह पर ब्लाइंडिंग करना हो उस एरिया को बैरिकेड टेप से बैरिकेड कर देना चाहिए। साइनेज ब्लाइंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हुआ लगा देना चाहिए ताकि आने जाने वाला अनऑथोराइज्ड पर्सन प्रवेश न कर सके। अब फोरमैन या सुपरवाइजर अपने काम करने के टीम को TBT देता है। मित्रों, कभी कभी क्लाइंट इंटरव्यू में पूछ देता है कि TBT क्या है। जब फोरमैन या सुपरवाइजर काम शुरू करने से ठीक पहले अपने काम करने वाले टीम को काम के बारे में बताता है, साथ ही यह भी बताता है कि काम करते समय क्या क्या खतरा हो सकता है और उस खतरे से कैसे बचा जाता है, तो इस प्रक्रिया को TBT या टूल बॉक्स टास्क कहा जाता है मित्रों। यह लगभग 2 या 3 मिनट का होता है। TBT प्राय हर एक नए एक्टिविटी के पहले दिया जाता है। TBT के बाद टीम के सभी मेंबर TBT पेपर पर अपना नाम और सिग्नेचर करते हैं, फिर काम शुरू करते हैं। डी ब्लाइंडिंग करते समय मित्रों, यदि बोल्ट्स पर पेंट लगा हो तो उस पर सबसे पहले पेंट रिमूवर लगाकर 15 से 20 मिनट छोड़ देते हैं ताकि उस पर से पेंट निकल जाए। फिर वायर ब्रश तथा कॉटन से साफ कर देते हैं। जरूरत पड़े तो हम लोग WD-40 या UP-40 का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि लिक्विड का लाइन हो मित्रों तो नीचे आयल ट्रे भी लगा दिया जाता है ताकि बोल्ट लूज करने के बाद यदि लाइन में लिक्विड हो तो वह जमीन पर न गिरे। सबसे पहले नीचे का बोल्ट लूज करते हैं ताकि फ्लूइड वगैरह हो निकल जाए। फिर ऊपर के हाफ बोल्ट्स निकाल कर स्पेसर और पुराने गैस्केट को बाहर निकालते हैं। फिर दोनों फ्लेंजेज के फेस को तथा स्पेड के दोनों फेस को साफ कर
नए गैस्केट के साथ स्पेड को लगा दिया जाता है। इस प्रकार ब्लेंडिंग की प्रक्रिया सभी इनलेट तथा आउटलेट के साथ कर लेना चाहिए। अब हम लोग रिएक्टर के अंदर प्रवेश करने का अरेंजमेंट करते हैं। इसके लिए रिएक्टर के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। वेंटिलेशन के लिए हम लोग इसे एग्जॉस्ट फैन इजेक्टर लगा देते हैं। साथ ही फिर अंदर लाइटिंग के लिए 24 वोल्ट फ्लेम प्रूफ या लेड लाइट का व्यवस्था कर लेते हैं। इतना होने के बाद भी हम लोग रिएक्टर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं मित्रों, क्योंकि प्रवेश करने के लिए कन्फाइन स्पेस परमिट चाहिए। फोरमैन या सुपरवाइजर कन्फाइन स्पेस परमिट का व्यवस्था कराते हैं। साथ ही एक होल वाचर चाहिए जो सेल के मैनवे के पास रहेगा या रिएक्टर के अंदर आने जाने वाले किसी भी वर्कर या व्यक्ति का नाम और जाने का टाइम, आने का टाइम एक लॉग बुक में लिखता रहता है। मित्रों, रिएक्टर के कई प्रकार होते हैं। हम लोगों ने जिस रिएक्टर का मेंटेनेंस अबू धाबी में किया उसमें ग्रेटिंग के ऊपर वायर मेश बना था। इस प्रकार के रिएक्टर में सबसे पहले वायर मेश को बाहर निकाला जाता है। वायर मेश छोटे छोटे बाइंडिंग वायर से ग्रेटिंग के साथ साथ अपने बगल वाले मेश के साथ भी बंधे होते हैं। इन बाइंडिंग वायर को काटने के लिए एक या दो आदमी ग्रेटिंग के नीचे की तरफ से जाकर प्लायर्स की सहायता से बाइंडिंग वायर को काट देता है। सेल के साथ लगे वायर मेश फ्लैट बार से ग्रेटिंग के साथ बोल्टिंग होते हैं। इनको खोलने के लिए 19 नंबर का स्पेनर यूज करते हैं मित्रों। बाइंडिंग वायर को काटते ही वायर मेश फ्री हो जाता है। चूंकि ये वायर मेश सेगमेंट में बने होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में होते हैं, इन एक एक सेगमेंट को रोप की सहायता से या मैनुअल हाथ से ही दो चार आदमी मिलकर बाहर निकाल देते हैं। वायर मेश निकलने के बाद किनारे किनारे लगे सीज रोप को बाहर निकालते हैं। इसको निकालने के लिए स्पर तथा हैमर का यूज किया जाता है। सीज रोप निकालने के बाद इसके ग्रुप्स को अच्छे से सफाई कर लेते हैं ताकि नया सीज रोप लगाते समय किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। इस प्रकार रिएक्टर से पुराना सीज रोप तथा वायर मेश को बाहर निकाल दिया जाता है मित्रों। साथ ही फ्लो प्लेट को भी वायर ब्रश आदि से सफाई कर देते हैं। यदि कोई नट बोल्ट लूज हो तो 19 नंबर के स्पेनर से टाइट कर देते हैं। इतना होने के बाद इंस्पेक्शन टीम से इंस्पेक्शन करा दिया जाता है। फिर इंस्पेक्शन ओके हो तो हम लोग सबसे पहले सीज रोप लगाना चालू करते हैं। सीज रोप का लगभग 5 लेयर लगाना पड़ता है मित्रों ग्रुप्स के अंदर, ताकि यह ग्रेटिंग के लेवल तक आ जाए। सीज रोप फिक्सिंग के बाद इसका इंस्पेक्शन करा दिया जाता है ताकि सीज रोप अच्छा से बैठा है कि नहीं बैठा है। यदि इंस्पेक्शन ओके तो वायर मेश लगाने की तैयारी करते हैं। मित्रों, वायर मेश का बंडल आता है जो 1 मीटर चौड़ा तथा 20 मीटर लंबा होता है। वायर मेश की वायर के डायमीटर 1.6 mm होता है। यह 310 SS का बना होता है। रिएक्टर के साइज के अनुसार इस बंडल से सेगमेंट काट काट कर रिएक्टर में फिक्स करते हैं। वायर मेश के मार्किंग और कटिंग का काम एक फैब्रिकेटर करता है। उसका एक अलग टीम आता है मित्रों जो काट काट कर देगा और फिटर उसको फिक्सिंग करेगा। नया वायर मेश जल्दी और आसानी से लगाने के लिए फैब्रिकेटर को चाहिए कि वह जो पुराना वायर मेश के टुकड़ा बाहर निकाला गया है उसी के साइज के माप के नया टुकड़ा फटाफट काटते जाए और फिटर फिटिंग करता जाए। साथ ही सेल से लगे लॉकिंग बार्स को भी लगाते जाएं। साथ ही वायर मेश को
बाइंडिंग वायर से बांधते भी जाना चाहिए। इसके लिए बाइंडिंग वायर के छोटे छोटे टुकड़े काट कर ऊपर से एक आदमी नीचे की तरफ देता है और फिर नीचे से एक आदमी दोनों छोर को पकड़कर ग्रेटिंग के साथ प्लायर्स की सहायता से बाइंडिंग कर देते। एक बाइंडिंग से दूसरे बाइंडिंग के बीच की दूरी लगभग 150 mm होना चाहिए, या फिर जैसा क्लाइंट बोलता है उतना दूरी रखना चाहिए। इस प्रकार पूरे वायर में इसकी बाइंडिंग कर दिया जाता है और फिर इसका इंस्पेक्शन कराया जाता है। वायर में इसकी बाइंडिंग होने के बाद सभी टूल्स को बाहर निकालकर एक बार फिर अच्छे से क्लीनिंग कर लेना चाहिए। कोई भी बाइंडिंग वायर का टुकड़ा या टूल्स अंदर छूटा हो तो मित्रों उसको बाहर निकाल देना चाहिए। इस प्रकार रिएक्टर के अंदर का मेन काम सीज रोप लगाना तथा वायर में फिक्सिंग करना संपन्न किया जाता है। अगर मैन पावर उपलब्ध है मित्रों, इसके साथ ही हम लोग थर्मोकपल का भी काम चालू करते हैं। इसके लिए इसको अच्छे से क्लीनिंग भी कर लेना चाहिए। थर्मोकपल को 27 नंबर स्पेनर से खोलकर इसके रॉड को अच्छी तरह इमरी पेपर से या कॉटन से जैसा भी हो इसको क्लीनिंग कर लेना चाहिए। साथ ही मित्रों इसके नोजल को भी अच्छे से सफाई कर लेना चाहिए। नोजल को सफाई करते समय यह अधिकतर चौक रहता है, तो ये चौक को दूर करने के लिए आप इसके अंदर रॉड का यूज करिए, लंबा रॉड का। जितना लंबा नोजल है उतना रॉड से, या अगर बड़ा स्क्रू ड्राइवर है तो उससे इसको मार मार कर आप सफाई करिए। कपड़ा से सफाई करिए, किसी भी तरह करिए, आपको जो उचित लगे, लेकिन अच्छे से इसका नोजल क्लीन होना चाहिए। इसके अलावा फ्लैंज के रैज फेस को अच्छा से क्लीनिंग होना चाहिए। फिर इसका इंस्पेक्शन कराकर यदि ओके है मित्रों तो फिक्सिंग करना चाहिए। फिक्सिंग के समय उचित गैस्केट का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। मित्रों थर्मोकपल्स की संख्या रिएक्टर के साइज पर निर्भर करता है। हम जिस रिएक्टर का मेंटेनेंस किए उसमें 9 थर्मोकपल थे मित्रों। इतना होने के बाद अब हम लोग बॉक्सअप की तैयारी करते हैं। बॉक्सअप करने के पहले एक बार रिएक्टर के अंदर जाकर देख लेते हैं कि कहीं कोई टूल्स या वेस्टेज छूटा तो नहीं है। यदि हो तो उसको बाहर निकाल देते हैं। अब जितने मैनवेज हैं सबके फेस को WD-40 वायर ब्रश आदि से क्लीनिंग कर लिया जाता है। मैनवे में रिफैक्ट्री भी लगाया जाता है मित्रों, तो इसको सिविल वाले रिफैक्ट्री टीम्स लगाता है। रिफैक्ट्री लगने के बाद मैनवे कवर को लगाना फिटर का काम होता है। तो मैनवे कवर को उचित गैस्केट के साथ बॉक्सअप कर दिया जाता है। इस प्रकार हम लोग एक रिएक्टर का मेंटेनेंस करते हैं। अंत में मित्रों एक अच्छा गुड हाउसकीपिंग कर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।